अभी हम लोग देखते हैं ऑपरेशनल सीआरएम के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग टाइप के सीआरएम होते हैं, उसमें एक है ऑपरेशनल सीआरएम। अभी ऑपरेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह होता है, मतलब डे टू डे जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं। वैसे ऑपरेशनल सीआरएम का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि डे टू डे जब हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग कस्टमर के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें हम लोग किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ऑपरेशनल सीआरएम फोकसेस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग एंड ऑटोमेटिंग द डे टू डे इंटरेक्शन एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जब हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब उनके साथ हम बिजनेस करते हैं, तो उसमें हम लोग किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं, उसको ऑपरेशनल सीआरएम बोलते हैं। इट इज डिजाइन टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कस्टमर फेसिंग डिपार्टमेंट्स। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि सेल्स है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस है, तो ये सब में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के साथ एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो होती है बढ़ने में हेल्प होती है। मतलब ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, इनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने में हेल्प होती है। By automating routine task, it allows businesses to focus on meaningful interaction with the customers। मतलब जब हम लोग हमारे जो रूटीन टास्क होते हैं, डेली जो काम होते हैं, जैसे हम लोग सेल्स करते हैं, कस्टमर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे रूटीन बिजनेस के काम होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। मतलब ये सारे जो हमारे रूटीन टास्क है, डेली काम है, उसको ऑटोमेट कर देने का। उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग का कस्टमर के साथ एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा और ओवरऑल हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो इम्प्रूव होने में हेल्प हो सकता है, तो उसको ऑपरेशनल सीआरएम बोलते हैं। सो इतना ही याद रखना है आप लोगों को कि ऑपरेशनल सीआरएम मतलब डे टू डे जब हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप कर रहे हैं, उसको यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है उनको ऑपरेशनल सीआरएम अंडरटेक करना पड़ता है। अभी ये ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सारे फंक्शन जो होते हैं, जो डेली हम लोग बिजनेस के अंदर करते हैं, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेट किया जाता है। तो उसमें देखो क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले है सेल्स ऑटोमेशन। अभी सेल्स ऑटोमेशन मतलब क्या, पूरा सेल्स का जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेट करना है। तो यहाँ पे लिखा है, मैनेजेस द एंटायर सेल्स प्रोसेस फ्रॉम द लीड जनरेशन टू डील क्लोजर। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है, लीड मतलब हम लोग जब कस्टमर्स का कॉन्टेक्ट डिटेल कलेक्ट करते हैं तो उसको लीड जनरेशन बोलते हैं। मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को टारगेट करने के लिए कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, उनके फोन नंबर, उनके ईमेल आईडीज, ताकि हम लोग उन लोगों को कॉल करके या ईमेल के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं। इसको बोलते हैं लीड जनरेशन करना। तो वहां से सारा जो प्रोसेस होता है सेलिंग का, वो स्टार्ट होता है। और डील क्लोजर मतलब हम लोग ने एक बार कस्टमर को प्रेजेंटेशन किया, कस्टमर कन्विंस हो गया और उसने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो वहां पे हमारा डील क्लोज हो जाता है। सो लीड जनरेशन से लेके डील क्लोजिंग करने तक जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा यहाँ पे क्या किया जाता है, सेल्स ऑटोमेशन के थ्रू किया जाता है। ऑटोमेशन यहाँ पे यूज किया जाता है, और ये सारे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लीड जनरेशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाद में कस्टमर को कॉल करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनको ऑफर्स वगैरह बताएंगे और कन्विंस करेंगे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। वैसे ही जब हम लोग कस्टमर को प्रेजेंटेशन करते, तो प्रेजेंटेशन में भी हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को हम लोग अलग अलग ऑफर्स वगैरह देंगे। तो ऐसे यहाँ पे लीड जनरेशन से लेके डील क्लोजर तक जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, वो सब यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर आता है, जो सेल्स ऑटोमेशन के थ्रू किया जाता है। अभी इसमें क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। दिस इंक्लूड्स कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, ट्रैकिंग कस्टमर इंटरैक्शंस एंड ऑटोमेटिंग फॉलोअप टास्क। अभी इसमें देखो क्या क्या दिया है, तो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करना। फिर सेल्स फोरकास्टिंग, हमारा कितना सेल्स हो सकता है उसका अंदाजा लगाना, फोरकास्टिंग मीन्स अंदाजा लगाना। फिर ट्रैकिंग कस्टमर इंटरैक्शन, कस्टमर के साथ जो हम लोग इंटरैक्ट करते हैं उसको ट्रैक करना। देन ऑटोमेटिंग द फॉलोअप टास्क, मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद में हम लोग जो उसको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, तो उसमें फॉलोअप टास्क जो होता है उसको भी यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑटोमेट किया जाता है। सो सेल्स ऑटोमेशन में जैसे मैंने आपको बोला, लीड जनरेशन से लेके डील क्लोजर तक जो भी एक्टिविटी होती है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, ट्रैकिंग कस्टमर इंटरेक्शन और ऑटोमेटिंग फॉलोअप टास्क, ये सब आता है।
With operational CRM, sales team can prioritize leads, monitor opportunities and manage the sales pipeline more effectively. मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम के थ्रू जो सेल्स टीम है वो क्या कर सकती है, प्रायोरिटाइज कर सकती है लीड्स को, मतलब किसको हम लोग को पहले जाके अप्रोच करना है, किसको बाद में अप्रोच करना है, किसको मतलब क्या कस्टमर जो है उनको, सो कौन से कस्टमर को हमको पहले मिलना है, कौन से कस्टमर को बाद में मिलना है, तो वो यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम के थ्रू किया जाता है। देन मॉनिटरिंग द अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है उसको ध्यान रखा जाता है, और फिर उसके हिसाब से सेल्स करना। तो ये सारी जो चीजें होती है वो सेल्स ऑटोमेशन में आती है। उसके बाद में है मार्केटिंग ऑटोमेशन। अभी इसमें देखो क्या लिखा है, हेल्प मार्केटिंग टीम प्लान, एग्जीक्यूटिव एंड ट्रैक द कैंपेन एफिशिएंट। ऑपरेशनल सीआरएम अलाउज फॉर द सेगमेंटेशन ऑफ द कस्टमर डेटा। मतलब यहाँ पे देखो अभी क्या किया जाता है मार्केटिंग ऑटोमेशन में, यहाँ पे कस्टमर का जो डेटा होता है उसको सेगमेंट किया जाता है। सेगमेंट करना मतलब डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल जेंडर वाइज हम लोग डेटा डिवाइड कर सकते हैं, ताकि मेल को हम लोग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं, फीमेल को अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं। देन दूसरा हो सकता है इनकम वाइज हम लोग सेगमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब हायर इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो, जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो जो बहुत ज्यादा पढ़े हुए, तो ऐसे हम लोग सेगमेंटेशन कर सकते हैं। एरिया वाइज सेगमेंटेशन किया जा सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेशनल सीआरएम में हम लोग कस्टमर्स का डेटा जो होता है उसको सेगमेंट करते हैं। सेगमेंट करना मतलब कि डिवाइड करना। जब आप कस्टमर को डिवाइड करते हो तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कस्टमर को जेंडर के बेसिस पे डिवाइड किया, तो जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करने की वजह से हमको पता चलेगा मेल की रिक्वायरमेंट क्या है, फीमेल की रिक्वायरमेंट क्या है, वैसा प्रोडक्ट बना के हम लोग उनको ऑफर कर सकते हैं। सो ऑपरेशनल सीआरएम अलाउज फॉर द सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर डेटा। पर्सनलाइजिंग कम्युनिकेशन, पर्सनलाइजिंग कम्युनिकेशन मतलब हर एक कस्टमर को जिस तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं, उनको जो इफेक्टिव हो सकता है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट करके उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। किसी कस्टमर को हम लोग टीवी के थ्रू टारगेट कर सकते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। सो ऐसे पर्सनलाइजिंग कम्युनिकेशन जो है कस्टमर के साथ पॉसिबल होता है। एंड ऑटोमेटिंग द ईमेल मार्केटिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को ईमेल्स वगैरह जो होता है वो भेज सकते हैं। वहाँ पे कुछ सेटिंग्स किए जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में कस्टमर को ईमेल जो होता है वो सेंड होता है। देन सोशल मीडिया एंगेजमेंट, हम लोग कस्टमर के साथ सोशल मीडिया पे एंगेज हो सकते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। तो ये सारी चीजें जो होता है मार्केटिंग ऑटोमेशन में किया जाता है, जो ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर आती है। It also includes scheduling and tracking the task, managing the product information and handling alerts to ensure the timely response। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर ऐसा टास्क का ट्रैक डिसाइड करते हैं कि कभी कौन सी एक्टिविटी करनी है, फिर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज की जाती है, ताकि कस्टमर को जब भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लगेगी तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हैंडलिंग अलर्ट्स टू एंश्योर टाइमली रिस्पॉन्सेज, मतलब कस्टमर की कोई क्वेरी वगैरह आती है तो उसको टाइमली यहाँ पे क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू की जाती है, जो ऑपरेशनल सीआरएम का एक फंक्शन है। देन नेक्स्ट सर्विस ऑटोमेशन। नाउ सर्विस ऑटोमेशन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, facilitates customer service process by automating workflow, managing service requests and providing the easy access to the customer information across all the communication channel। मतलब यहाँ पे हम लोग जब कस्टमर को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, या फिर कस्टमर की कोई क्वेरी है उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑटोमेशन के थ्रू किया जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं चैट बॉट का। जैसे हम लोग चैटबॉट का एग्जांपल लेते हैं कि चैटबॉट में क्या होता है कि कस्टमर को कोई भी क्वेरी होगी तो कस्टमर चैटबॉट में पूछता है, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से जवाब मिलता है। तो ये क्या है, एक तरीके का सर्विस ऑटोमेशन है। हम लोग कस्टमर को यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड द टूल्स टू ट्रैक द इंक्वायरीज, handle complaints and monitor the service level agreements, ensuring a seamless customer service experience। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर की इंक्वायरीज को ट्रैक किया जाता है, उनके कंप्लेंट्स को हैंडल किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस मिलने में हेल्प होता है। तो ये सर्विस ऑटोमेशन हो गया। उसके बाद में कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्रोवाइड्स अ 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पास्ट इंटरेक्शन, परचेस हिस्ट्री, प्रेफरेंसेस एंड इंक्वायरीज। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है देखो, कस्टमर के साथ पास में हमने इंटरेक्शन किया था तो वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। परचेस हिस्ट्री, कस्टमर क्या क्या परचेस करते हैं उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस क्या है कस्टमर्स की, कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट की इंक्वायरी करते हैं। ये सारी चीजें जो होती है वो यहाँ पे हैंडल की जाती है। मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती है।
इट अलाउज फॉर पर्सनलाइज एंगेजमेंट एंड टाइमली रिस्पॉन्स। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या होता है कि उसकी वजह से हम लोग कस्टमर के पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब उनको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट हम लोग उनको बना के दे सकते हैं, और कस्टमर की जो भी क्वेरीज होंगी उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमली रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट वन इज सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। मतलब जनरली कंपनियां क्या करती है, सेल्स फोर्स जो होते हैं उनको यूज करती है। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स का भी ऑटोमेशन किया जा सकता है। इसमें लिखा है ऑटोमेट रिपीटेटिव सेल्स टास्क सच एज लॉगिंग कस्टमर डेटा, शेड्यूलिंग मीटिंग और सेंडिंग द फॉलो अप ईमेल। मतलब यहाँ पे सेल्समैन जो मैनुअली काम करते थे उसको यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू किया जाएगा। जैसे कस्टमर के डेटा वगैरह ढूंढना, फिर कस्टमर के साथ मीटिंग्स वगैरह जो होता है वो शेड्यूल करना, कस्टमर को फॉलो अप ईमेल्स वगैरह भेजना, ये सारे जो काम है ऑटोमेशन के थ्रू किए जाते हैं। और पहले ये काम जो है सेल्स फोर्स मतलब कंपनी के जो सेल्समैन होते थे वो करते थे। Salesforce automation reduces administrative work and help sales team focus on closing the deals। मतलब ये ऑटोमेशन करने की वजह से क्या होगा, जैसे लॉगिंग कस्टमर डेटा है, मीटिंग शेड्यूल करना है, कस्टमर को फॉलो अप ईमेल भेजना है, ये सब चीजों को जब हम लोग ऑटोमेट कर देंगे तो उसकी वजह से जो भी सेल्स फोर्स है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर वो लोग क्या करेंगे, बेहतर डील क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब कैसे कस्टमर को और कन्विंस किया जा सकता है और अपना जो प्रोडक्ट है उनको बेच सकते हैं उसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं। अगर ये सारा काम सेल्स फोर्स अगर करने के लिए बैठेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो अटेंशन है वो डिवाइडेड रहेगा, और फिर वो लोग डील क्लोजिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो यहाँ पे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन किया जाता है। देन सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर को जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है तो उसका किस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेशन होता है देखो। एंश्योर दैट कस्टमर सर्विस एजेंट्स हैव टूल्स टू एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर इंक्वायरीज एंड रिजॉल्व द इश्यूज। अभी जो कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली कस्टमर को कोई इंक्वायरी है, उनके कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो ये भी प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑटोमेशन के थ्रू किया जाता है। इट सिंक्रोनाइजेस कस्टमर डेटा अक्रॉस ऑल द कम्युनिकेशन चैनल, फोन, ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे कस्टमर का जो भी डेटा है वो सिंक्रोनाइज किया जाता है। जैसे कि सपोज आपने किसी कस्टमर केयर के साथ बात किया था, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करोगे वहां पे कोई दूसरा बंदा होगा लेकिन उसको आपकी सारी डिटेल जो है पता होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑटोमेशन के थ्रू कस्टमर का पूरा डेटा सिंक्रोनाइज किया जाता है कि लास्ट टाइम कस्टमर ने क्या क्या कॉल किया था, क्यों किया था, उसका पर्पस क्या था। ये सब चीजें जो होती है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, डेटा को सिंक्रोनाइज करके फाइंड आउट किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को प्रॉपरली और एक्यूरेटली रिस्पॉन्स देना काफी इजी हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सपोज पहले कस्टमर के साथ किसी और ने बात किया था, अभी कोई और बात कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ट्रैक ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्विस मैनेजमेंट जो होता है इसका भी ऑटोमेशन किया जाता है। कस्टमर को हर एक इन्फॉर्मेशन जो होती है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। देन लीड एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। अभी लीड एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट में देखो क्या होता है, हेल्प्स इन ट्रैकिंग, क्वालिफाइंग एंड नर्चरिंग द लीड फ्रॉम वेरियस चैनल। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लीड जैसे मैंने आप लोगों को बोला, नए नए कस्टमर्स ढूंढना। तो उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, नए कस्टमर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती है। और फिर बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू कस्टमर को ट्रैक किया जाता है और उनको अपॉइंटमेंट लेके अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देके कन्विंस किया जाता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे लीड का प्रॉपर ट्रैकिंग किया जाता है। फिर उसमें से कौन सा लीड क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, जिसको हम लोग हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 100 लोगों का डेटा कलेक्ट किया। अभी 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करने के बाद में जरूरी नहीं कि 100 के 100 कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसमें से 30 कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, वो हमारे क्वालिफाइंग लीड हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी लीड है उनका इंफॉर्मेशन ट्रैक करना, उनका क्वालिफाई है कि नहीं वो देखना, मतलब वो लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं कि नहीं, एंड नर्चरिंग द लीड फ्रॉम वेरियस चैनल, ये सब किया जाता है। दिस एंश्योर दैट सेल्स टीम कैन इफेक्टिवली मैनेज देयर पाइपलाइंस एंड आइडेंटिफाई द हाई प्रायोरिटी प्रोस्पेक्ट। मतलब इससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि भाई कौन सा कस्टमर है जिसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है और कौन से कस्टमर को हम लोग को ज्यादा फोकस नहीं करना है। सो देखो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो ऑपरेशनल में आते हैं, सीआरएम में आते हैं। ये सारे फंक्शंस करके हम लोग कस्टमर के साथ क्या कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशनल सीआरएम के देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ऑब्वियस है इसकी वजह से हमारा बिजनेस का एफिशिएंसी जो है वो बढ़ने में हेल्प होता है। बिकॉज यहाँ पे देखो क्या होता है, हाई वैल्यू एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि क्लोजिंग डील्स और इंप्रूविंग कस्टमर रिलेशनशिप। ये सब चीजों के ऊपर यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा, कंसिस्टेंसी इन कस्टमर इंटरेक्शन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो यहाँ पे लिखा ऑपरेशनल सीआरएम प्रोवाइड्स अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ ऑफ द
कस्टमर डेटा एनेबलिंग कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द टच पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम होता है सीआरएम सिस्टम, जहाँ पे सारा कस्टमर का डेटा जो है वो पुटअप किया जाता है, और जब भी वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और कस्टमर को हम लोग कंसिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर कस्टमर का डेटा एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं होगा, या कस्टमर के डेटा में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से हम लोग कस्टमर को कंसिस्टेंट सर्विस नहीं दे पाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देन इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम से क्या कर सकते हैं हम लोग, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। वो कैसे है देखो, बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस एंड एनेबलिंग फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, ऑपरेशनल सीआरएम एनहांसेस ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंसेस, इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम की वजह से क्या होता है, कस्टमर को हम लोग क्विकली रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और उसकी वजह से जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होंगे और उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी। देन फोर्थ, कॉस्ट सेविंग भी होता है ये। यहाँ पे लिखा है बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल टास्क, ऑपरेशनल सीआरएम मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड एट विच द बिजनेस कैन रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेशनल सीआरएम की वजह से सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है, कोई भी काम मैनुअल नहीं होता है। तो मैनुअल नहीं होने की वजह से यहाँ पे लेबर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बहुत ही स्पीड में यहाँ पे सारा जो होता है काम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होने में हेल्प। तो ये सारे यहाँ पे बेनिफिट्स है जो ऑपरेशनल सीआरएम के बारे में दिए हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है एनालिटिकल सीआरएम। अभी एनालिटिकल मतलब वर्ड से यहाँ पे हम लोग को पता चलता है, एनालिटिकल मतलब क्या, एनालिसिस करना। तो यहाँ पे किस चीज का एनालिसिस किया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि आजकल हर एक कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करती है अलग अलग चैनल्स के थ्रू, या जब भी हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज एक कस्टमर हमारे स्टोर में आया, तो स्टोर में आते हैं तभी जब वो पेमेंट के लिए आते हैं तो हम लोग उनसे क्या करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। तो वो क्या हो गया, वो हमारा कस्टमर कलेक्शन का एक तरीका हो गया। या फिर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहां से भी आप कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अभी ये कस्टमर का डेटा कलेक्ट करके कंपनियां करती क्या है, ये डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिससे कंपनीज को पता चलता है कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है या कस्टमर के चॉइसेस क्या है। वैसा प्रोडक्ट बना के यहाँ पे कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है, और उससे कस्टमर जो होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं। अभी जब यहाँ पे कस्टमर का डेटा एनालिटिक्स किया जाता है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट देते हैं। जैसे ऑफर्स उनको पसंद है वैसे ऑफर्स हम लोग उनको करते हैं। जैसे सर्विसेज कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं वैसे सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है। तो उसके वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Analytical CRM refers to the system and the process designed to analyze customer data gathered through various channels and convert it into actionable insights। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक्शनेबल इंसाइट्स का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे कस्टमर का जो डेटा होता है उसको एनालाइज करके उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। मतलब अगर कस्टमर को पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट पसंद है तो वैसा प्रोडक्ट बना के कंपनी उनको ऑफर करेगी। कस्टमर को एक पर्टिकुलर ऑफर जो है काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है तो कंपनी वो ऑफर बनाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जाता है, और वो डेटा को यहाँ पे क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और उसमें से कस्टमर को टारगेट करने में हेल्प होता है। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल सीआरएम इज टू एनहांस द डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग द डीपर इंसाइट्स इनटू कस्टमर बिहेवियर, preferences and pattern which help business in tailoring the strategy for marketing, sales and customer value। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एनालिटिकल सीआरएम क्यों करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से हम लोग को कस्टमर का बिहेवियर पता चलता है कि कस्टमर क्या बिहेव करते हैं। बिहेवियर कैसे पता चलता है, देखो कस्टमर क्या परचेस करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, कौन से टाइप के प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करते हैं, कौन से टाइम पे कस्टमर गुड्स को परचेस करते हैं। ये सारा जो कस्टमर का बिहेवियर है वो यहाँ पे कस्टमर के डेटा के थ्रू मार्केटर को पता चलता है। प्लस पर कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, पैटर्न्स क्या है, ये सब चीजें पता चलती है। उसके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो है वो टेलर किया जा सकता है, टेलर मतलब बनाया जा सकता है, और फिर कस्टमर को टारगेट किया जाता है। आगे लिखा है, अनलाइक ऑपरेशनल सीआरएम विच फोकसेस ऑन ऑटोमेटिंग द कस्टमर फेसिंग इंटरेक्शन, एनालिटिकल सीआरएम डील्स विद कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू सपोर्ट द बिजनेस ग्रोथ एंड ऑप्टिमाइज कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रेटेजीज। अभी यहाँ पे वो देखो, ऑपरेशनल सीआरएम और एनालिटिकल सीआरएम का डिफरेंस बताया है। यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल सीआरएम जो होता है, जहाँ पे क्या होता है, फोकस किसके ऊपर होता है, सारा जो कस्टमर के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वो सारा प्रोसेस को यहाँ पे ऑटोमेट किया जाता है। अभी कस्टमर फेसिंग इंटरेक्शन में क्या क्या आता है, देखो सेल्स है, मार्केटिंग है, ये सारे कस्टमर फेसिंग ऑपरेशंस है, जहाँ पे हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब प्रोसेस को यहाँ पे ऑटोमेशन किया जाता है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर भी देखा हुआ है
कि जहाँ पे सेल्स ऑटोमेशन था, मार्केटिंग ऑटोमेशन था, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन था। सो जहां जहां हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सब प्रोसेस को यहाँ पे ऑटोमेट किया जाता है। लेकिन एनालिटिकल सीआरएम जो होता है वहां पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कस्टमर का डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे क्या होता है हम लोग को बिजनेस को ग्रो करने में और कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प होती है। सो ऑपरेशनल सीआरएम में हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्शन जहां जहां होता है उसको ऑटोमेट किया जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर को हम लोग स्पीड में सर्विसेज दे सकते हैं, एक्यूरेट सर्विसेज दे सकते हैं। और एनालिटिकल सीआरएम में हम लोग कस्टमर का डेटा कलेक्ट करके वो डेटा को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए या फिर कस्टमर रिलेशन की स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी इसके फंक्शंस देखो क्या दिए हुए यहाँ पे। पहला है कस्टमर सेगमेंटेशन। अभी कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कस्टमर्स को क्या किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है। सेगमेंट करना मतलब क्या, डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करके फिर उसके हिसाब से कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट क्या है फाइंड आउट करके प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। और ये काफी जरूरी होता है, बिकॉज कैसे होता है कि आप लोग हर एक प्रोडक्ट हर एक कस्टमर को नहीं ऑफर कर सकते हो। अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, तो आप कस्टमर को सेगमेंट कर सकते हो जेंडर के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। आप लोग अलग अलग तरीके से कस्टमर को सेगमेंट कर सकते हो और वैसा प्रोडक्ट उनको ऑफर कर सकते हो। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ किंडर जॉय का। तो किंडर जॉय ने क्या किया है देखो, उन्होंने ब्लू और पिंक कलर के किंडर जॉय बनाया है, जहां पे ब्लू जो किंडर जॉय है वो किसके लिए है, बॉयज के लिए। और जो पिंक कलर का किंडर जॉय है वो किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, कस्टमर का सेगमेंटेशन किया है, जिसकी वजह से उनको कस्टमर को टारगेट करना काफी इजी हो चुका है। सो यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम के अंदर भी कस्टमर सेगमेंटेशन किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप लोग कस्टमर्स को डिवाइड करते हो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे, और वैसा उनको पर्सनलाइज मार्केटिंग एफर्ट्स प्रोवाइड करते हो या प्रोडक्ट्स वगैरह उनको ऑफर करते हो। अगर आप कस्टमर को सेगमेंट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड व्हाट दे वांट। और उसकी वजह से फिर क्या हो सकता है, उसका परिणाम आपके बिजनेस की ग्रोथ पे हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, Analytical CRM helps segment customer based on the specific criteria such as demographic, purchasing history, behavior and preferences। मतलब एनालिटिकल सीआरएम में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को डिवाइड करते हैं डेमोग्राफिक के बेसिस पे। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में परचेस हिस्ट्री, मतलब ऐसे कस्टमर जो बहुत ज्यादा परचेस करते हैं। फिर दूसरे कैटेगरी है जो थोड़ा मॉडरेट परचेस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम परचेस करते हैं। ऐसे भी यहाँ पे कस्टमर को डिवाइड किया जा सकता है। या फिर कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो पहले परचेस करते थे अभी परचेस नहीं करते हैं, या कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली परचेस करते हैं। तो इस तरीके से कस्टमर परचेस हिस्ट्री जो होता है उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। देन कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, प्रेफरेंसेस कैसा है, ये सब चीजों को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। This segmentation enables businesses to personalize marketing efforts, recommend products, and address the needs of different customer ग्रुप्स मोर इफेक्टिवली। मतलब ये जो कस्टमर सेगमेंटेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से पर्सनलाइज मार्केटिंग एफर्ट्स किए जा सकते हैं। मतलब कस्टमर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है। पर्सनलाइज क्या होता है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी काफी बार बताया है ये वीडियोस के अंदर। तो पहले प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बार मैंने पर्सनलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है। फिर रिकमेंड द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन के हिसाब से हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे ओल्ड एज कस्टमर है तो उनको अलग प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, मिडिल एज कस्टमर है तो उनको अलग, यंग है तो उनको अलग, और अगर बहुत ही ज्यादा टीन एज वगैरह है तो उनको अलग प्रोडक्ट हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब हम लोग कस्टमर को सेगमेंट करेंगे। और फिर यहाँ पे दिया है एड्रेस द नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स मोर इफेक्टिवली, मतलब अलग अलग टाइप के कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। सो कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब याद रखना, कस्टमर को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करना, जैसे डेमोग्राफिक, परचेस हिस्ट्री, बिहेवियर और प्रेफरेंसेस। और उसके वजह से क्या होता है, कस्टमर के लिए हम लोग पर्सनलाइज मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, और उनकी नीड जो उसको फुलफिल किया जा सकता है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। यहाँ पे उसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसमें लिखा है ई कॉमर्स कंपनी यूजिंग जोहो सीआरएम में एनालाइज द परचेसिंग डेटा टू सेगमेंट इस कस्टमर इनटू हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू ग्रुप्स। मतलब यहाँ पे एक जोहो सीआरएम करके सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके कंपनी क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स को हाई वैल्यू कस्टमर और लो वैल्यू कस्टमर जो इसके बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं। अब ये ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, तो इनके पास कस्टमर का डेटा होता है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग किया जाता है। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स है जो हाई वैल्यू है, मतलब कि वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट परचेस करते हैं या हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं,
और दूसरे कस्टमर जो लो वैल्यू, मतलब क्या है, वो लोग लो अमाउंट में गुड्स को परचेज करते हैं। फिर यहाँ पे अभी ये डेटा जो है उन्होंने जोहो सीआरएम के थ्रू कलेक्ट किया है, उसका कैसे यूज होता है देखो। High value customers can then receive the personalized promotions and the loyalty rewards, while low value customers may get targeted discount offer on to encourage more spending। मतलब यहाँ पे क्या किया, दो सीआरएम यूज करके कंपनी ने कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा को एनालाइज किया। उसके बेसिस पे उन्होंने हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज प्रमोशंस बनाए, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स वगैरह बनाए, बिकॉज वो हमारे हाई वैल्यू कस्टमर है, तो उनको जैसा चाहिए वैसा पर्सनलाइज प्रोडक्ट उनको हमने बना के दे दिया। उनके हिसाब से पर्सनलाइज प्रमोशन उनके लिए किया, अलग अलग लॉयल्टी के लिए रिवॉर्ड देने के लिए प्रोग्राम्स बनाए। जबकि लो वैल्यू कस्टमर जो उनके लिए क्या किया, डिस्काउंट्स वगैरह के ऑफर्स बनाए। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से कस्टमर का सेगमेंटेशन किया हम लोगों ने, हाई वैल्यू कस्टमर और लो वैल्यू कस्टमर। फिर हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए हम लोग ने अलग प्रमोशन यूज किया और लो वैल्यू कस्टमर्स के लिए अलग प्रमोशन यूज किया। तो ये कस्टमर सेगमेंटेशन पहला फंक्शन है एनालिटिकल सीआरएम का। दूसरा है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। अभी इसमें देखो क्या है, एनालाइज द सीआरएम एम्प्लॉयज प्रेडिक्टिव एनालिसिस टू फोरकास्ट कस्टमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर का जो डेटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया जाता है कि फ्यूचर में कस्टमर का बिहेवियर कैसा होगा। Businesses can use this to predict the customer churn, future sales trend and lifetime value। मतलब ये जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स है, जहां पे हम लोग कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं और फ्यूचर के बारे में उसका प्रेडिक्शन करते हैं कि कस्टमर का फ्यूचर में कैसा बिहेवियर होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कस्टमर का फ्यूचर में कितना चर्न हो सकता है। चर्न का मतलब क्या होता है, कस्टमर हमारे पास से किसी और के पास जाना। देन फ्यूचर में हमारा सेल्स ट्रेंड क्या हो सकता है, मतलब हमारा सेल्स बढ़ेगा कम होगा, ये यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है। एंड देन लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर हमारे लिए कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर देखा जाता है। By leveraging these insights, companies can proactively address issues before they arise or capitalize on emerging opportunities। मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी, इसका फायदा लेके कंपनी क्या कर सकती है, प्रोएक्टिव हो सकती है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले से कंपनी जो है कोई प्रॉब्लम होने वाला है तो उसके लिए एक्शन को रेडी रख सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस ने प्रेडिक्शन किया कि फ्यूचर में जाके कस्टमर जो है उन लोग को रेड कलर का प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगने वाला है, व्हाइट कलर का प्रोडक्ट अच्छा लगने वाला है। तो ये हमने क्या किया, प्रेडिक्शन किया, उससे हमको पता चला कस्टमर को व्हाइट कलर की डिमांड ज्यादा है, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रोडक्ट में पहले से ही चेंजेस किए। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। मतलब कोई भी इश्यू जब आगे होने वाला है तो उसको हम लोग पहले से ही क्या करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के रखें। सो ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर याद रखना है कि कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे कस्टमर के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है कि फ्यूचर में कस्टमर हमको कितना सेल्स करके देगा, या फिर फ्यूचर में कस्टमर हमारे पास रहेंगे या चले जाएंगे किसी कॉम्पिटिटर के पास, या कस्टमर हमारे लिए कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अभी यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है देखो, सेल्स फोर्स करके एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है सेल्स फोर्स, जिसमें क्या लिखा है, सेल्सफोर्स ऑफर्स प्रेडिक्टिव टूल दैट कैन आइडेंटिफाई विच कस्टमर आर मोर लाइकली टू चर्न बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन हिस्ट्री, परचेस फ्रीक्वेंसी एंड कस्टमर सर्विस कंप्लेंट। मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये बताता है कि कौन सा कस्टमर फ्यूचर में हमारे हाथ से जा सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर किस बेसिस पे बताता है, तो वो उनका कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसके बेसिस पे, देन परचेस की फ्रीक्वेंसी देख के, फिर कस्टमर सर्विस के कंप्लेंट्स कितने सारे आ रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कौन सा कस्टमर हमारे साथ फ्यूचर में रहेगा और कौन सा कस्टमर हमको छोड़ के चला जाएगा। This allows the businesses to intervene with टारगेटेड रिटेंशन स्ट्रेटेजीज बिफोर द कस्टमर लीव। मतलब इसके वजह से क्या होगा, ये जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है इसकी वजह से हमको पता चलेगा कौन सा कस्टमर हमको छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास जाने वाला है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कस्टमर को रिटेन करने के लिए, ताकि हमारे कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर के पास जाए नहीं। तो इस तरीके से ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होता है, जहाँ पे कस्टमर के डेटा के बेसिस पे कस्टमर का फ्यूचर का जो मूव होगा वो प्रेडिक्ट किया जाता है। देन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, कस्टमर हमारे साथ कितने सालों तक रहेगा और हमको कितना प्रॉफिटेबिलिटी कमा के देगा या कितना वर्थ हमारे लिए क्रिएट करेगा, उसको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एनालिटिकल सीआरएम कैलकुलेट द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू टू हेल्प द बिजनेसेस अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म वर्थ ऑफ देयर कस्टमर। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम एनालिटिकल सीआरएम के थ्रू कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि कस्टमर जो है वो कितने समय तक हमारे साथ रह सकता है और उसकी वजह से हम लोग को कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है। तो ये सब चीजों को यहाँ पे फोरकास्ट करके फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए कुछ स्पेशलाइज लोग होते हैं जो हम लोग को बताते हैं कि ये कस्टमर हमारे साथ कितने सालों तक रह सकता है और इसकी कितनी कस्टमर वैल्यू होती है, वो हम लोग उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं।
आगे लिखा है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर अलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिटरमाइनिंग मार्केटिंग स्पेंड एंड क्रिएटिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स फॉर हाई वैल्यू कस्टमर। मतलब यहाँ पे हम लोग कस्टमर का हमारे साथ लाइफ टाइम कितना वैल्यू होगा वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो इसको एनालिसिस करके हम लोग को पता चलेगा कहाँ पे हम लोग को ज्यादा रिसोर्सेस अलोकेट करना है, मतलब सिंपली कौन से कस्टमर जो है हमारे साथ फ्यूचर में रहेंगे और हमको ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके देंगे, ज्यादा प्रॉफिट का क्रिएट करके देंगे, उसके हिसाब से हम लोग कस्टमर्स के लिए जो है रिसोर्सेस अलोकेट कर सकते हैं। मतलब जो कस्टमर हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाले हैं उसके लिए हम लोग ज्यादा रिसोर्सेस अलोकेट करेंगे, मतलब प्रमोशंस वगैरह हम लोग उनके लिए ज्यादा करेंगे। और जो कस्टमर हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले उनके लिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेस अलोकेट करने वाले नहीं है। डिटरमाइनिंग मार्केटिंग स्पेंड, कितना मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना है वो भी हमको यहाँ पे ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस करके पता चलता है। एंड क्रिएटिंग द लॉयल्टी प्रोग्राम, किस तरीके से हम लोग कस्टमर को हमारे साथ लॉयल रखेंगे वो यहाँ पे सोचा जाता है। सो यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम में जो तीसरा है वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया है, देखो अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स यूजेस सीएलएस uses CLV analysis to determine which customers are likely to remain subscriber over the time. By analyzing viewing history, payment pattern, and customer engagement, Netflix can offer personalized content to ensure continued subscription। मतलब क्या Netflix जो है यहाँ पे क्या करता है, CLV का एनालाइज करता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। इससे क्या होता है उनको पता चलता है कि कौन से कस्टमर हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाले हैं, और उसके हिसाब से फिर वो लोग क्या करते हैं, वो कस्टमर जो है उनके लिए अलग अलग डील्स वगैरह डिजाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे ये लोग सब चीजें चेक करते हैं, कस्टमर की व्यूइंग हिस्ट्री देखते हैं कि कस्टमर कितनी बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आके व्यूज वगैरह देते हैं, वो लोग पेमेंट वगैरह कितना करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा पैक परचेस करते हैं, कस्टमर के साथ एंगेजमेंट वगैरह देखते हैं कितना अच्छा रिलेशन है। और उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कस्टमर को कैसे पर्सनलाइज कंटेंट देना है, और कस्टमर हमारे साथ कितने साल तक रहने वाले उसकी आइडिया हम लोग को यहाँ पे बिजनेस में आती है। देन नेक्स्ट वन इज क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। सबसे पहले तो क्रॉस सेलिंग क्या होता है और अपसेलिंग क्या होता है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर को दूसरे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो रिकमेंड कर। और अप सेलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर्स को प्रीमियम ब्रांड जो होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं। प्रीमियम मतलब बहुत ज्यादा प्राइस होता है उसका, अच्छी क्वालिटी होती है वो सब। सो क्रॉस सेलिंग मतलब कस्टमर को रिलेटेड प्रोडक्ट सजेस्ट करना, और अप सेलिंग मतलब कस्टमर को यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं। अब ये क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग से कैसे सीआरएम होता है, देखो यहाँ पे by analyzing purchasing pattern and customer preferences, analytical CRM identify opportunity for cross selling and upselling। मतलब यहाँ पे कस्टमर का परचेस पैटर्न जो होता है उसको एनालाइज करके पता चलता है कि हम लोग कस्टमर को क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं या अपसेलिंग कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर कस्टमर को हम लोग रिलेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो ऑफर कर सकते हैं। मतलब कस्टमर का बजट 500 का है, तो हम लोग कस्टमर को 500 का प्रोडक्ट जो है दूसरा कौन सा रिकमेंड कर सकते हैं वो देखते हैं। और अपसेलिंग में कैसा होता है, प्रीमियम प्रोडक्ट जो होता है वो ऑफर किया जाता है। जैसे कस्टमर का बजट 500 है, अगर हम लोग ने उसका डेटा एनालिसिस किया तो हमको पता चलेगा कस्टमर इससे ज्यादा भी परचेस कर सकता है, तो उसको हम लोग 2000 का प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, वो हो गया अप सेलिंग। सो कौन से कस्टमर को क्रॉस सेलिंग करना है कौन से कस्टमर को अप सेलिंग करना है वो यहाँ पे जो एनालिटिकल सीआरएम है उसके थ्रू कस्टमर्स का डेटा जो होता है वो एनालाइज करके डिसाइड किया जा सकता है। Businesses can target the customers with recommendations that increase the value of the interactions and foster the customer loyalty। यहाँ पे businesses क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स के पास से recommendations ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कस्टमर जो होते हैं उनको थोड़ा वैल्यू फील होगा और उनकी लॉयल्टी बढ़ने में भी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम के थ्रू कस्टमर के साथ क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग भी किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एन एयरलाइन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स कैन एनालाइज द फ्रिक्वेंटली फ्लायर्स data to recommend upgrades or additional services such as extra baggage or in-flight meal based on the customer past behavior and preferences। मतलब यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक करके एक सीआरएम है जो क्या करता है, कस्टमर का डेटा जो होता है वो एनालाइज करता है और उनसे उनको पता चलता है कौन से कस्टमर जो फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं, तो उनको उसके हिसाब से क्या किया जाता है, अपग्रेड्स जो होते हैं वो बताए जाते हैं या एडिशनल सर्विसेज उनको दी जाती है। जैसे उनके एक्स्ट्रा बैगेज वगैरह जो होता है उसको वहाँ पे जगह दी जाती है रखने के लिए। फिर बाद में इन फ्लाइट मील्स वगैरह उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक है ये सीआरएम के थ्रू किया जाता है जो। सो इस तरीके से कस्टमर को क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग जो होता है वो पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। सिर्फ क्रॉस सेलिंग क्या होता है और अपसेलिंग क्या होता है उसका मीनिंग आपको याद रखना है। क्रॉस सेलिंग मतलब कस्टमर को एक ही जैसा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल
मतलब यहाँ पे सपोज कस्टमर 500 वाला प्रोडक्ट परचेस करता है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो फिर मार्केटर यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको सेम 500 के कॉस्ट में दूसरा ब्रांड का कोई प्रोडक्ट होगा वो देगा, उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। और अप सेलिंग में क्या बताया मैंने कि कस्टमर को यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं। मतलब जैसे कि 500 का कस्टमर का बजट है, तो उनको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, 1000 का प्रोडक्ट जो है ऑफर किया जा सकता है। तो ये सब यहाँ पे पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। देन नेक्स्ट, कैंपेन मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस। यहाँ पे देखो क्या है, एनालिटिकल सीआरएम इज एसेंशियल फॉर मेजरिंग द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। इट ट्रैक्स key performance indicators like conversion rate, return on investment, and customer engagement, allowing businesses to adjust strategies in real time for better result। मतलब यहाँ पे क्या होता है देखो, कस्टमर जो होता है उनका डेटा एनालाइज करके उसमें से हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन है वो कितना इफेक्टिव हुआ है या कितना कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम जो होता है उसका यूज होता है। इसके लिए लिखा है यहाँ पे, एनालिटिकल सीआरएम इज एसेंशियल फॉर मेजरिंग द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। मतलब हमने एक मार्केटिंग कैंपेन बनाया था जहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया था, उसका प्राइस डिसाइड किया, प्रमोशन किया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो वो कितना सक्सेसफुल हुआ वो हम लोग को एनालिटिकल सीआरएम से पता चलेगा। इट ट्रैक्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाइक कन्वर्जन रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कस्टमर एंगेजमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीजों को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, जैसे कि कस्टमर का कन्वर्जन रेट कितना है। मतलब पहले वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं परचेस करते थे, अभी कितने कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने लगे हैं हमारे मार्केटिंग कैंपेन करने के बाद में। देन हमारे मार्केटिंग कैंपेन के बाद में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि नहीं। देन कस्टमर एंगेजमेंट कितना हो रहा है। ये सब चीजें जो होती है यहाँ पे चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। अगर एनालिटिकल सीआरएम नहीं करेंगे तो हमको ये सब चीजें पता नहीं चलेगी कितने कस्टमर हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब पहले वो हमारे कस्टमर नहीं थे अभी कितने कस्टमर बन गए हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग को कितना मिलेगा और कस्टमर के साथ हमारा एंगेजमेंट जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो यहाँ पे किया जाता है। अभी इसमें भी एग्जांपल दिया है देखो, हब स्पॉट ये सीआरएम का, उसमें लिखा है, a company using HubSpot CRM can analyze the performance of an email marketing campaign by measuring the open rates, click-through rates and purchase conversion। मतलब यहाँ पे HubSpot करके एक सीआरएम है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग का जो कैंपेन हमने बनाया था उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। मतलब हमने जो कस्टमर्स के लिए ईमेल मार्केटिंग किया, ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं बाय सेंडिंग देम ईमेल, वो कितना सक्सेसफुल हुआ वो यहाँ पे चेक किया जाता है। जहाँ पे क्या चेक किया जाता है देखो, ओपन रेट मतलब कितने कस्टमर्स ने वो ईमेल को ओपन किया है, क्लिक थ्रू रेट्स मतलब कितने कस्टमर ने वो ऐड के ऊपर क्लिक किया है, और परचेस कन्वर्जन कितने लोगों ने एक्चुअली में वो प्रमोशन देके प्रोडक्ट को परचेस किया। ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो कैंपेन मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस में फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये जो एनालिटिकल सीआरएम होता है वो मार्केटिंग कैंपेन का सक्सेस जो होता है वो चेक करता है, और चेक करने के लिए वो अलग अलग चीजें देखता है, जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जन रेट, रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कस्टमर एंगेजमेंट। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा है, द सिस्टम में शो दैट पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन लीड टू हायर एंगेजमेंट, प्रमोटिंग द मार्केटिंग टीम टू एडजस्ट फ्यूचर कैंपेन्स अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ पे क्या होता है देखो, ये जो मार्केटिंग कैंपेन है उसका यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि फ्यूचर में कैंपेन कैसा होना चाहिए करके, और कैंपेन में उसी तरीके से चेंजेस किए जाते हैं ताकि फ्यूचर में हमारा कैंपेन जो और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद में एनालिटिकल सीआरएम में आता है कस्टमर फीडबैक एंड सेंटिमेंट्स एनालिसिस। इसमें देखो क्या लिखा है, एनालिटिकल सीआरएम कैन एनालाइज कस्टमर फीडबैक इंक्लूडिंग रिव्यूज, सर्वे एंड सोशल मीडिया इंटरेक्शन टू गॉज द कस्टमर सेंटिमेंट्स। मतलब यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम में क्या किया जाता है, कस्टमर का फीडबैक देखा जाता है कि कस्टमर हमारे बारे में क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे या दूसरे जगह पे, जिसमें कस्टमर के रिव्यूज देखे जाते हैं, सर्वे देखा जाता है, फिर सोशल मीडिया में उनका कैसे वो लोग हमारे को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब चीजों के थ्रू हम लोग को कस्टमर्स के सेंटिमेंट्स या फिर हम लोग को कस्टमर के बारे में ज्यादा इनपुट मिल पाते हैं। दिस एनालिसिस हेल्प बिजनेसेस आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब ये जो एनालिसिस हम लोग ने किया है, कस्टमर फीडबैक और सेंटिमेंट एनालिसिस, इसकी वजह से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कस्टमर फीडबैक देंगे कि तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो इंप्रूवमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और इससे फिर क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। सो कस्टमर फीडबैक एंड सेंटिमेंट एनालिसिस में इतना ही याद रखना है कि कस्टमर का जो भी फीडबैक कलेक्ट किया जा रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीजों में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। अभी यहाँ पे कस्टमर फीडबैक एंड सेंटिमेंट एनालिसिस का एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे कस्टमर फीडबैक का एनालिसिस करके कस्टमर का जो
डेटा होता है वो फाइंड आउट किया जाता है और उसके बेसिस पे सीआरएम किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, द रिटेल कंपनी यूजिंग Zendesk might analyze support tickets and customer feedback to detect recurring complaints about the delivery issue। मतलब ये Zendesk जो है ये एक तरीके का सीआरएम कंपनी है, जो क्या करता है, कस्टमर के डेटा को एनालाइज करता है और फिर बाद में उसमें से उनको पता चलता है कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, कंप्लेंट्स वगैरह कस्टमर की कोई आ रही है क्या। तो ये सब चीजें यहाँ पे फाइंड आउट की जाती है। बाय आइडेंटिफाइंग दिस पैटर्न द कंपनी कैन एड्रेस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी ये जो कस्टमर का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपनी उनके लिए लॉजिस्टिक जो होता है उसका प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व करने में हेल्प करती है। मतलब उनको लॉजिस्टिक के लिए एक व्हीकल वगैरह परचेस करके देगी। फिर कस्टमर का सर्विस जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है, एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर्स का फीडबैक जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, और उस फीडबैक के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर पे कंप्लेंट्स वगैरह है उनको रिजॉल्व करना, या कस्टमर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और कस्टमर के साथ सीआरएम किया जाता है। सो ये सारे अलग अलग फंक्शंस मैंने बताया कि ये अलग अलग फंक्शंस में कैसे कस्टमर के साथ एक रिलेशन मेंटेन किया जाता है अंडर एनालिटिकल सीआरएम। अभी एनालिटिकल सीआरएम के भी कुछ बेनिफिट्स दिए हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालिटिकल सीआरएम में क्या किया जाता है, कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट बना के देना है। इससे क्या होगा, जब आप डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हो, मतलब डेटा का यूज करके डिसीजन लेते हो, तो आपका डिसीजन जो है वो एक्यूरेट बनता है, प्रिसीशन बनता है। प्रिसीशन मतलब कि एकदम करेक्ट डिसीजन आप ले पाते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों ने कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया बिना, कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट बना के अपने ऑफर किया, तो ऑब्वियसली कस्टमर में नॉट एक्सेप्ट। सो एनालिटिकल सीआरएम में क्या किया जाता है, कस्टमर का डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। देन पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम के में क्या होता है कि कस्टमर का डेटा कलेक्ट करने के बाद में कस्टमर को क्या चाहिए वो मार्केटर को पता चलता है। मतलब उनका बिहेवियर, परचेस पैटर्न वगैरह पता चलता है, उसके हिसाब से कस्टमर को पर्सनलाइज जो है प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट ज्यादा करता है, तो ये डेटा जो है बैंक कलेक्ट करेगी और वो कस्टमर को एफडी के लिए अलग अलग स्कीम्स वगैरह निकालेगी, ताकि वो कस्टमर बार बार बैंक के अंदर एफडी करे और उससे बैंक को बेनिफिट। देन इम्प्रूव्ड मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, एनालिटिकल सीआरएम के अंदर अपने मार्केटिंग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें देखो क्या है, मार्केटिंग टीम कैन डिजाइन मोर टारगेटेड कैंपेन्स, मेजर द इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमाइज देम बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा, मैक्सिमाइजिंग आरओआई। मतलब यहाँ पे किस तरीके से मार्केटिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव किया जाता है, देखो। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग टीम है वो क्या करती है, टारगेटेड कैंपेन्स बनाती है, फिर बाद में उनका इफेक्टिवनेस देखती है कि हमने जो भी कैंपेन बनाए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो कितना इफेक्टिव है, एंड ऑप्टिमाइज देम बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा। मतलब रियल टाइम डेटा के हिसाब से फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मार्केटिंग का जो कैंपेन है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करें, जिससे हम लोग मार्केटिंग इफेक्टिवनेस में इंप्रूवमेंट कर सकते। देन इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग जो है कस्टमर का डेटा कलेक्ट करके उसके हिसाब से कस्टमर को अप सेलिंग करना है, क्रॉस सेलिंग करना है, वो डिसाइड कर पाते हो। जिससे क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं और उन लोगों का जो रिटेंशन रेट जो होता है वो बढ़ने में हेल्प होता है, और जब कस्टमर का रिटेंशन रेट बढ़ेगा तो उससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ने में हेल्प होता है। देन एनहांस कस्टमर रिटेंशन। ऑब्वियसली यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर जो होता है उनका रिटेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कस्टमर जो है उनको अच्छे क्वालिटी के गुड्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये लोग कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जिससे कस्टमर जो होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं और उनका रिटेंशन जो होता है बढ़ने में हेल्प होता है। तो ये था एनालिटिकल सीआरएम के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है कम्युनिकेशन सीआरएम। अभी कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे सीआरएम मेंटेन किया जाता है, सो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन सीआरएम मैनेजेस वेरियस कम्युनिकेशन चैनल सो दैट कोऑर्डिनेटेड कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर कैन बी मेंटेन। मतलब यहाँ पे अलग अलग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और जिसके थ्रू कस्टमर के साथ एक कॉन्टैक्ट डेवलप करके उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। If, for example, a customer has been contacted via newsletter, this can be then
फॉलोड अप विद अ पर्सनल कॉल। मतलब अगर सपोज हम लोग ने कस्टमर को कोई न्यूज लेटर भेजा है घर पे हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, तो बाद में हम लोग उनको क्या करेंगे, फोन के थ्रू कॉल करेंगे और उन लोगों को हम लोग को अपने ऑफर के बारे में बताएंगे। उनको ये भी पूछेंगे कि हमने आपको न्यूज लेटर भेजा था वो आपको मिला या नहीं करके। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू कस्टमर के साथ एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है करने में हेल्प होता है। This coordination of communication method means the company can build upon the groundwork performed by each successive measure। मतलब यहाँ पे फिर कंपनी को पता चल सकता है कि कौन सा कम्युनिकेशन का जो मीडियम है चैनल है वो इफेक्टिव है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन सीआरएम होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये मीनिंग याद रखना है। देन नेक्स्ट वाला है कोलैबोरेटिव सीआरएम। अभी कोलैबोरेशन क्या होता है आप लोगों को सबको पता है, आजकल सोशल मीडिया की वजह से आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। सो कोलैबोरेशन मतलब क्या, इकट्ठा होके काम करना, मिल के काम करना, उसको कोलैबोरेटिव बोलते हैं। सो कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है देखो, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन सीआरएम, कोलैबोरेटिव सीआरएम सर्व्स टू कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशंस वगैरह किए जाते हैं। अभी किस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, और वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को एक सीआरएम प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और अलग तरीके से कस्टमर के लिए सीआरएम कर रहा है, परचेस डिपार्टमेंट अलग तरीके से काम करके कस्टमर के लिए अलग सीआरएम कर रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग कस्टमर को क्या सीआरएम प्रोवाइड करना है वो डिसाइड करते हैं, और वैसा सीआरएम कस्टमर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ सीआरएम सॉफ्टवेयर ऑल द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वर्क विद द सेम डेटा, बट दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट देयर एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, उनको एक जैसा कस्टमर का डेटा मिलता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। उस सिस्टम में आपने एक बार डेटा फीड किया तो बाद में वो सबको एक्सेसिबल होता है, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके पास कस्टमर का डेटा अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर के लिए एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है वो करने में उनको ईजी जाता है। सो यहाँ पे कस्टमर का जो डेटा होता है वो सारे डिपार्टमेंट के साथ जो होता है शेयर किया जाता है, जिससे सारे डिपार्टमेंट कस्टमर को एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव सीआरएम अलाउज अ कंपनी वाइड अप्रोच विच डिटरमाइंस क्लियर गोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोलैबोरेटिव सीआरएम की वजह से क्या होता है, कंपनी को अपने क्लियर गोल्स क्या है वो पता चलते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे डिटरमाइन की जा सकती है। तो इस तरीके से ये दो छोटे छोटे हम लोग ने टाइप के सीआरएम देखे, जो है तुम्हारा कम्युनिकेशन सीआरएम, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी अलग अलग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है, जिसके थ्रू वो कस्टमर के साथ सीआरएम करने की कोशिश करते हैं। जिसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पहले कंपनी ने न्यूज लेटर कस्टमर को भेजा और उसके थ्रू कंपनी यहाँ पे कस्टमर के साथ एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करती है। फिर अगेन कुछ दिनों के बाद में कंपनी उनको पर्सनल कॉल करेगी और फॉलो अप लेगी, और उस वहां पे भी कस्टमर के साथ रिलेशन जो है मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। इसको कम्युनिकेशन सीआरएम बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरियस कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं उनके उनको यूज करके यहाँ पे कस्टमर के साथ सीआरएम किया जाता है, वो याद रखना है। और कोलैबोरेटिव सीआरएम में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कंपनी के सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर उनके पास कस्टमर का डेटा आ जाता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के पास कस्टमर का डेटा होगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कस्टमर को बेटर सर्विसेज दे पाते हैं।